हेलो एवरीवन, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जून 2017 में सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम देने वाले हैं। मुझे पता है कि अभी इस वक्त आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इस बात को लेकर है कि ईसीएल का इतना बड़ा सिलेबस है और इतने बड़े सिलेबस को इतने कम टाइम में किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इतने बड़े सिलेबस को कम टाइम में प्रिपेयर करने के लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईसीएल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आइडेंटिफाई कर लें उन चैप्टर्स को जिनका मैक्सिमम वेटेज है, यानी कि जिन चैप्टर्स में से एग्जाम में अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से आ सकते हैं। व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ गए तो आपके लिए ईसीएल को प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ईसीएल के टॉपिक्स में ना बहुत वैरायटी होती है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और सारे अलग अलग एक्ट्स हैं। तो ज्यादा वेटेज इस रिमेनिंग टाइम में कौन से टॉपिक्स को देनी है एंड कौन से टॉपिक्स को नहीं देनी है, यही मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले ईसीएल में दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा आ सकता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्ट एज वेल एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से यहां बात कर रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कमर्शियल लॉ का चैप्टर है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत ही आसान टॉपिक है और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी में से क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि इसमें जितना भी आप टाइम लगा रहे हैं उतना टाइम इसको बी कैटेगरी में रखिएगा। ये बी कैटेगरी का चैप्टर है, तो ये नहीं कि आपने सारा टाइम इसी चैप्टर में वेस्ट कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कमर्शियल लॉ में से। उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आता है, ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आता है और इसकी वेटेज 5 to 8 मार्क्स 10 मार्क्स वेटेज हमेशा कभी बढ़ी है कभी कम हुई है, लेकिन आया हर बार ऑलमोस्ट पूछा गया है। हार्डली कभी ऐसा हो जब आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट में से क्वेश्चन ना आया हो। इस टॉपिक में से मैं बोलूंगा कि एडीआर के ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज एडीआर, ये क्वेश्चन आ सकता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन के डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के ऊपर भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 100% एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपके सामने ये रिजल्ट प्रेजेंट कर रहा हूं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है जिसमें गैट, गेट्स, वीपो, ट्रिप्स इन सब के बारे में लिखा हुआ है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है ये पढ़ना और जरूरी है। इसके साथ साथ 5 चैप्टर इस पूरी यूनिट में है, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, उन्हें जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि वो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आईपीआर में से क्वेश्चन फॉर श्योर आ सकता है, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हर बार क्वेश्चन आया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस आ सकता है, क्या क्या ग्लोबली इनिशिएटिव हुए ये आ सकता है, केवाईसी नॉर्म्स आ सकते हैं, एफएटीएफ आ सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के चैप्टर को पूरा टाइम दीजिए और इसे प्रॉपर रिवाइज कीजिए। जिन चैप्टर्स की मैं यहां बात कर रहा हूं कोशिश कीजिए कि उन चैप्टर्स को आप मैक्सिमम रिवाइज करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है तो कम टाइम में आपको पूरा रिवाइज करना है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें ज्यादा रिवाइज किया जाए और उनके ज्यादा क्वेश्चंस आप लिखने की प्रैक्टिस साथ में कर लें। राइट, फीमा में से पहले के कंपैरिजन में हाल ही जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें फीमा की वेटेज कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी हम फीमा की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिएगा कि फीमा में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एंड फीमा में से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर फीमा में से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो लिमिट के ऊपर आ सकता है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 इसके ऊपर फीमा में क्वेश्चन आ सकता है। फीमा में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और साथ ही साथ ऑथराइज पर्सन के ऊपर भी फीमा में कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लीजिएगा।
इसके अलावा कंपटीशन एक्ट, यू कांट अफोर्ड टू इग्नोर दिस चैप्टर। कंपटीशन एक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। और इसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है। कार्टेल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कंपटीशन अपीलांट ट्राइब्यूनल, कंपटीशन एडवोकेसी, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। तो कंपटीशन एक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, राइट। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट मैं एक्सपेक्ट करता हूं मैक्सिमम। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की कंप्लीट यूनिट को प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो पूरी की पूरी यूनिट है उसमें भी आपको मैक्सिमम एम्फेसाइज देना है। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का चैप्टर है उसको देना है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एंड पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये 3 टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, तो उन्हें प्रिपेयर करना कंपैरेटिवली आसान होगा। लेकिन ज्यादा रिवाइज किसको करना है? ज्यादा रिवाइज करना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाले चैप्टर को, और उसमें भी कार्बन क्रेडिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पावर्स, वो भी जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर के राइट्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है और इसके साथ साथ केस स्टडीज पे भी क्वेश्चन आता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की केस स्टडीज को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इस चैप्टर में से 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो रिमेनिंग टाइम में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और बचे हुए टाइम में आपको ये याद रखना है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आपको मैक्सिमम एम्फेसाइज करना है। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हो सकता है आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सीएस फाउंडेशन में पढ़ा हो, फिर भी इसे एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा चैप्टर है और हो सकता है कि इस बार स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से भी क्वेश्चन आ जाए। अब तक ऐसा नहीं देखा गया। अब तक का जो पैटर्न है, अब तक के पैटर्न में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए ना, वो सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आए हैं। तो अब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंडेमनिटी से पहले वाले पार्ट के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज कीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि इस बार स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन ज्यादा एम्फेसाइज आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे करना है। और आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो उस पार्ट को आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी एनालिसिस है, क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन हाँ मैं सिर्फ एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इस रिमेनिंग टाइम को मैक्सिमम यूज करके ईसीएल में एटलीस्ट 70% मार्क्स स्कोर कर लें। उसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हर बार आया है। हर बार आने से मेरा मतलब है कि ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप सारी डॉक्ट्राइन्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन मोर्गेज के ऊपर आ सकता है, मोर्गेज चार्ज के ऊपर, लीज के ऊपर, लाइसेंस के ऊपर, इन सब के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है और अभी भी आ सकता है। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगला टॉपिक इंडियन स्टैंप एक्ट। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम से भागने से काम नहीं चलेगा। और इंडियन स्टैंप एक्ट की जितनी भी केस स्टडीज हैं उन केस स्टडीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि इंडियन स्टैंप एक्ट में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए मैं बोलूंगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट को इग्नोर मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। रजिस्ट्रेशन एक्ट में से भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। साथ ही साथ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, अगर आपके पास टाइम कम रहता है, लास्ट में आपको लगता है कि टाइम कम बचा है, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट की एटलीस्ट जो इलस्ट्रेशंस है आपने बुक में देखी होंगी, इसकी जो इलस्ट्रेशंस है उन इलस्ट्रेशंस को बार बार रीड कर लीजिएगा। चैप्टर बहुत ही इजी है, आसान है और छोटा है, क्योंकि उन इलस्ट्रेशंस के थ्रू एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एफसीआरए बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसके ऊपर कोई भी एक छोटा क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड हो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे एफसीआरए में से अब तक क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं,
बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब FCRA में से क्वेश्चंस आए हैं। फेमा अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी। एंड लास्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें से भी क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस हैं। हर बार आए हैं और इस बार भी आ सकता है। तो ये पूरी वीडियो इस पर्पस के लिए है कि अगर अब आपके पास में टाइम कम है तो आप एटलीस्ट अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकें कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको अब से फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करना है, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें इग्नोर नहीं करने। राइट, सो आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको अब आइडिया लग जाएगा कि बचे हुए रिमेनिंग डेज में ECL को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। Stay tuned for more videos. Please like and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.